राजमहल के खुफिया रास्ते से भूषण सिंह धनराज से कहने पर छुप कर जाता है और गटर के अंत में पहुंचकर बाहर जंगल की तरफ देखता है, जहां उस गटर का पानी गिरता है और अंत में लोहे की मोटी सलाखें लगी हुई है। भूषण सिंह सोने की तस्करी करने वाले लुटेरे प्रज्वल की बात याद करता है कि जब भी उसको बुलाना हो वो अपना संदेश एक बंदर के द्वारा भिजवा सकता है, जिसको गटर के अंत में जंगल की तरफ सीटी मारकर बुलाना है। भूषण बाहर जंगल की तरफ सीटी मारता है और इंतजार करता है। काफी देर बाद प्रज्वल का बंदर दूर से ही पेड़ों पर लटकता हुआ और छलांग मारता हुआ आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो दूर के एक पेड़ पर रुककर वहीं से भूषण सिंह को देखने लग जाता है। भूषण जल्दी से उठकर सलाखों के पास जाकर कहता है, आजा आजा, लेकिन वो बंदर चुपचाप वहां लटका हुआ रहता है। भूषण सिंह थोड़ा सोचता है कि आखिर इस बंदर को कैसे समझाए कि उसे तुरंत सोना खाली करवाना है और इसके लिए उसे प्रज्वल तक संदेश भेजना है, क्योंकि उसके हाथ की उंगलियां कटी हुई हैं, इसलिए वो किसी तरह का संदेश ना ही लिख सकता है और ना ही किसी से लिखवा कर इतना बड़ा खतरा मोल ले सकता है। भूषण खुद ही बंदर को इशारा करके समझाते हुए कहता है, क्या तुझे मेरी बात समझ आ रही है? और अपने हाथों को दिखाते हुए कहता है, देख, मैं कुछ लिख नहीं सकता, मुझे तेरे मालिक को बुलाना है, प्रज्वल को बुलाना है। बंदर चुपचाप भूषण को देखते रहता है। भूषण को समझ नहीं आता कि वो बंदर को कैसे समझाए। फिर वो एक एक शब्द का इशारा करके समझाता है, तेरा मालिक प्रज्वल, प्रज्वल, समझा? उसको यहां बुलाना है। लेकिन बंदर वहीं पेड़ पर लटके हुए भूषण को देखते रहता है। भूषण हार मानकर कहता है, अब इसको कैसे समझाऊं मैं? बंदर फिर एकदम से पेड़ों पर छलांग मारता हुआ गटर के करीब आता है और सलाखों पर लटक जाता है। भूषण खुश होकर कहता है, शाबाश, देख, मुझे तेरा मालिक चाहिए, प्रज्वल। और अंदर से बाहर इशारा करते हुए कहता है, सोना ले जाना है, तू समझा? अंदर से ढेर सारा सोना, बहुत ढेर सारा ले जाना है। बंदर चुपचाप देखते रहता है। भूषण सिंह अपने गले में लटके एक सोने की लॉकेट को दिखाकर कहता है, देख, ये सोना, सोना ले जाना है। भूषण के सोने की लॉकेट देखते ही बंदर पूरे जाल पर गोल गोल नाचने लगता है। भूषण समझ जाता है कि उसको समझ आ गया कि मैं सोने की बात कह रहा हूं। भूषण कहता है, हाँ, अब समझा तू? यही सोना, लेकिन बहुत सारा, समझा? भूषण अपने गले से वो लॉकेट उतारता है और अपना हाथ सलाखों से बाहर निकालकर बंदर को देते हुए कहता है, ये ले, जाकर प्रज्वल को दिखा दे, वो समझ जाएगा। बंदर उस सोने के लॉकेट को लेता है और भूषण सिंह को अपने हाथ से पास आने का इशारा करता है। भूषण पूछता है, क्या हुआ, पास आऊं? भूषण सिंह बंदर के करीब जाता है और जैसे ही भूषण सलाखों के करीब जाता है, बंदर अपना हाथ सलाखों के अंदर लाकर भूषण के गाल पर एक थप्पड़ मारता है और उछल के पेड़ों पर छलांग मारता हुआ खुशी से चिल्लाने लगता है, जैसे उसे बड़ा मजा आया। भूषण गुस्से से चिल्लाता है, साले, जमीन में गाड़ दूंगा तुझे। अगर तू साथ काम नहीं कर रहा होता तो तेरी गर्दन मरोड़ कर रख देता, समझा? ये सुनते ही बंदर एकदम से उछलना बंद कर देता है और मासूम आंखों से भूषण को देखने लगता है। भूषण कहता है, हाँ, समझ गया ना, तेरे जैसे कितनों की गर्दन मरोड़ चुका हूं अपने इन्हीं हाथों से, बड़ा मजा आता है। अब जा जल्दी और प्रज्वल को जल्दी बुला। लेकिन बंदर झट से पेड़ से एक मीठा फल तोड़ता है और छलांग मारता हुआ दोबारा सलाखों तक आ जाता है और वो फल भूषण की तरफ बढ़ाता है, जैसे वो एक तरह से माफीनामा हो और दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हो। भूषण सिंह कहता है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जा जल्दी जा, ये फल तू ही खा ले। लेकिन बंदर वो फल आगे बढ़ाकर प्यार से देने की कोशिश करता है। भूषण को हंसी आ जाती है और कहता है, अच्छा ठीक है, ला, खा लेता हूँ। और कहकर उस फल को लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे करता है, बंदर अपने हाथ से वो फल छोड़ देता है और वो फल नीचे गिर के पानी के साथ बाहर की तरफ बह जाता है और पास आए भूषण के गाल पर दोबारा एक थप्पड़ मार के वो पेड़ों पर छलांग मारने लगता है और खुशी से चिल्लाने लगता है। भूषण के मुंह से गाली निकलती है, कमीने, हराम की औलाद, एक बार पास आ जा तू। लेकिन वो बंदर उछलता हुआ वहां से चला जाता है। भूषण सोचता है, पता नहीं साले को मेरी बात समझ में आई होगी या नहीं, लेकिन भूषण फिर भी वहां बैठकर इंतजार करने लगता है। यहाँ मालती गांव में चंद्रसेन अपने सिपाहियों के साथ अंदर आता है। इतने सारे घोड़ों की आवाज सुनकर गांव के सारे लोग अपने अपने घरों से बाहर आने लगते हैं और चंद्रसेन को देखकर सभी डरने लगते हैं, जैसे आज उन पर कोई प्रकोप आने वाला है। सारे घोड़े गांव के बीचों बीच रुकते हैं। सारे सैनिकों में से सेनापति गांव के लोगों से पूछता है,
यहाँ बिक्कू नाम के लड़के का घर कौन सा है? गांव वाले झोपड़ी की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन उस झोपड़ी में से राजकुमार शरण बाहर निकलता है और वो पहली बार चंद्रसेन को देखता है। वो सेनापति शरण के पास आकर पूछता है, बिक्कू तुम्हारा नाम है? शरण उस सेनापति को सर से पांव तक देखता है और ठहराव के साथ बच्चों की तरह समझाते हुए कहता है, आवाज नीचे करके बात करो, हम दोनों एक कदम की दूरी पर खड़े हैं और मुझे ठीक तरह से सुनाई आता है। सेनापति गुस्से में और तेज आवाज करते हुए कहता है, तेरी अकड़ अभी अंदर घुसा दूंगा, जितना पूछा उतना बता, बिक्कू तू है? शरण को समझ आ जाता है कि शायद चंद्रसेन को कहीं से पता चल गया है कि शनाया बिक्कू के यहाँ रह रही थी और ये खबर सुनते ही वो खुद ही भागा चला आया है। शरण चंद्रसेन की तरफ देखते हुए सेनापति से कहता है, बिक्कू जी अभी काम पर गए, वो शाम को लौटेंगे, तो शाम को आना और तमीज से बात करी तो शायद मैं तेरी मुलाकात उनसे करवा दूं। ये सुनते ही सेनापति अपनी तलवार निकालकर शरण पे चलाने वाला होता है कि शरण उसी का हाथ मोड़कर उसी की तलवार से उसका सर काट देता है। एकदम से सारे गांव वाले हक्के बक्के रह जाते हैं और सबको ऐसा लगता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया। इस आदमी ने चंद्रसेन के सामने उसके सेनापति की गर्दन उड़ा दी। अब तो गांव के एक एक आदमी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस आदमी की वजह से अब उन सब की गर्दन चंद्रसेन काट देगा। घोड़े पर सवार चंद्रसेन भी हैरान हो जाता है कि अभी जो उसने देखा वो सच है कि एक धोखा, क्योंकि उसके सामने उसके सिपाही से बदतमीजी करना तो दूर, लोगों की आवाज भी गले में फंस जाती है। फिर ये आदमी कौन है जिसने उसके सामने ही उसके सेनापति की गर्दन धड़ से अलग कर दी? जैसे ही सेनापति की लाश जमीन पर गिरती है, उससे पहले ही सारे सिपाहियों की तलवार निकलकर शरण की गर्दन पर तन जाती है। इससे पहले कि सैनिक शरण को कुछ कहते, शरण चंद्रसेन की तरफ देखकर कहता है, मैं गंधार राज्य का एक व्यापारी हूं और राजकुमार शरण मुझे जानते हैं। जहां तक मुझे पता है वो इस समय आपके महल में अतिथि बनकर आए, ये जानने के लिए कि इस राज्य में प्रजा के साथ कैसा व्यवहार होता है। मुझे क्षमा करिए, लेकिन आपके सेनापति को मारकर मेरा आपका अपमान करने की मंशा बिल्कुल नहीं थी। बस कोई मेरे कान के ऊपर जोर से चिल्लाता है तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाता है। राजकुमार शरण को यह बात अच्छे से पता है। मुझे नहीं लगता कि इस छोटी सी बात के लिए अगर आपके सैनिक मुझे मारेंगे तो राजकुमार को यह बात अच्छी लगेगी। चंद्रसेन चुपचाप अपने घोड़े से उतरता है और शरण के करीब आने लगता है। सारे सिपाही तलवार हटाकर पीछे हटने लगते हैं। चंद्रसेन को साफ दिखाई देता है कि पिछले 20 सालों में वो पहला इंसान है जिसे चंद्रसेन को आगे बढ़ता देख कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि वो तो इतने आराम से खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चंद्रसेन शरण के बिल्कुल करीब आ जाता है और उसके मुंह से केवल एक ही बात निकलती है, वो लड़की कहाँ है? शरण चंद्रसेन की आंखों में देखकर पूरी तरह समझ जाता है कि चंद्रसेन शरण को मारने का इरादा कर चुका है और उसे केवल आदेश देना है। इसलिए चंद्रसेन का मन पलटने के लिए शरण कहता है, मुझे बताओ कहाँ है, और अगर मैंने नहीं बताया तो आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। और ये कहकर शरण खुद एक कदम और आगे बढ़ाता है और चंद्रसेन के बिल्कुल करीब आ जाता है। ये देखकर सारे सिपाही और गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और शरण चंद्रसेन के कान के पास झुककर धीरे से कहता है, वो लड़की बिना मेरी मदद के आपके हाथों में नहीं आएगी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उसकी शक्तियां देखी है। कल रात को तो उसने मेरे सामने आसमान से बारिश गिरवाई थी। वो सच में बहुत शक्तिशाली है महाराज। तो मुझे मारने से पहले एक बार सोच लीजिएगा कि आप अपना मौका गवा देंगे। और ये कहकर शरण पीछे हट जाता है और फिर कहता है, आपको उस लड़की का पता करने से पहले मैं हमारे राजकुमार और मेरे दोस्त शरण से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आपके सिपाहियों से बहुत डर लग रहा है और मैंने सुना है कि मेरे मित्र शरण कुमार हमारे गंधार राज्य की आधी सेना अपने साथ ही लाए। तो मुझे लगता है शायद मैं उनके साथ ही सुरक्षित रह पाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है आप यही चाहते हैं कि गंधार राज्य से आया हुआ एक डरा और सहमा हुआ नागरिक खुद को मगध में सुरक्षित महसूस कर पाए। चंद्रसेन को वाकई ये आदमी ऐसी टक्कर दे रहा था जो उसने पिछले 20 सालों में नहीं देखी थी। चंद्रसेन को इतना तो समझ आ गया था कि ये आदमी कोई व्यापारी तो नहीं हो सकता। अगर इसने इतना बड़ा दुस्साहस किया है तो सच में राजकुमार शरण का कोई करीबी रिश्तेदार होगा। और साथ ही चंद्रसेन के लिए उस लड़की का पता भी जानना बहुत जरूरी था। इसीलिए वो अपनी पूरी सहन शक्ति को इकट्ठा करके अपने मुंह से ये शब्द कहने को मजबूर हो जाता है, ठीक है, तुम्हें राजमहल ले जाया जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ निकली। शरण कुमार चंद्रसेन की बात पूरी होने से पहले कह देता है, मैं जानता हूं मुझे जान से मार देंगे आप। चंद्रसेन कहता है, नहीं, जान से मारने के लिए तो तुम रोज मुझसे भीख मांगोगे। और फिर चंद्रसेन शरण के करीब आकर उसके कानों में कहता है, तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते और तुम्हारे राजकुमार में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें बचा पाए। और ये कहकर चंद्रसेन पीछे हट जाता है। शरण मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बता, आप उनसे मिल ही चुके हैं।
आप बेहतर जानते होंगे कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। खैर, मैं अपना कुछ सामान ले आता हूँ। आपके सेनापति तो नहीं रहे, तो मैं इन्हीं का घोड़ा इस्तेमाल कर लूंगा, मुझे घुड़सवारी भी आती है। और शरण कुमार अपना कुछ सामान लेकर बाहर आता है और सेनापति के घोड़े पर चढ़कर कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई महाराज। हमारी तो हैसियत नहीं, वरना इच्छा तो ये थी कि एक बार आपको गले से लगा लूं। चंद्रसेन अपने हाथ से घोड़े की लगाम को मरोड़ते हुए अपना गुस्सा बर्दाश्त करता है और अपना घोड़ा लेकर आगे बढ़ता है। शरण भी चंद्रसेन के पीछे चलता है और बाकी सारे सिपाही भी उनको चारों तरफ से सुरक्षा देते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। सारे ही गांव वाले खड़े खड़े दंग हैं और आपस में एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि यह आदमी कौन था और बिक्कू के यहां कब से रह रहा था। हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि आदमी इतना खतरनाक निकल सकता है कि चंद्रसेन के सामने उसके सेनापति को भी मार दिया और चंद्रसेन भी खड़ा खड़ा देखता रहा। राजमहल में स्वामी शिबू को उसके कक्ष में ले जाकर एक कागज पर लिखकर अपनी बात समझाता है। शिबू उस कागज को लेकर पढ़ता है, जिसमें लिखा है, ये चंद्रसेन अचानक से जो निकला है, कुछ ना कुछ अवश्य हुआ है। अगर इसका पता लगा लिया तो शायद रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। हमारे साथ अभी आधी सेना हम लाए हैं, वो हमें बंदी नहीं बना पाएगा। हम अभी ही गंधार के लिए निकल जाएंगे। राजकुमार शरण जहां भी होंगे वो खबर सुनकर गांधार लौट जाएंगे और महाजनपद में चंद्रसेन के खिलाफ अपना पक्ष रखकर सबको अपनी तरफ कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास हो रहा है, क्योंकि मैंने जैसे ही महागुरु से चंद्रसेन के अचानक बाहर जाने की वजह पूछी तो महागुरु और धनराज दोनों ही बातें घुमाने लगे। मुझे पूरा यकीन है कि दाल में कुछ काला है। इन लोगों ने राजमहल से किसी का बाहर जाना भी वर्जित कर दिया है, लेकिन तुम इनके लिए गंधार राज्य के होने वाले सम्राट हो। यदि तुम बाहर जाने को कहोगे तो ये तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। तुम फौरन इनसे कहो कि मैं और स्वामी बाहर जाना चाहते हैं। ये पत्र पढ़कर शिबू हिचकिचाहट में स्वामी से कहता है, स्वामी जाने दो ना, वो चंद्रसेन को देखकर मुझे बहुत डर लगता है। अगर कुछ करने ही गया है तो उसका अपना राज्य है, उसके काम में टांग अड़ाकर तुम अपनी तरह मेरी भी जीभ कटवाना चाहते हो क्या? स्वामी उसे एक थप्पड़ मारने का इशारा करता है और बाहर जाने की इच्छा प्रकट करने को कहता है, लेकिन शिबू के बाहर जाने से पहले ही उसका दरवाजा कोई खटखटाता है। शिबू दरवाजा खोलता है तो देखता है वहां विदेश मंत्री भूमित रावल खड़ा है और वो कहता है, राजकुमार, दरअसल महाराज के अचानक बाहर जाने की वजह से आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे, इसलिए उनके बाहर जाने का कारण समझाने के लिए हम सारे मंत्री और महागुरु आपसे मंत्रिमंडल में मिलकर कुछ बताना चाहते हैं। शिबू कहता है, क्यों नहीं, बिल्कुल चलिए स्वामी, चलते हैं। स्वामी भूमित रावल को थोड़ा रुकने का इशारा कर शिबू का हाथ पकड़कर अकेले में लाते हैं। भूमित रावल को यह देखकर अजीब लगता है कि स्वामी राजकुमार से कितनी अनौपचारिकता के साथ बर्ताव कर रहे हैं। यहां भूमित रावल एक पत्र पर लिखकर शिबू को दिखाता है और शिबू पढ़ता है, ये लोग कोई वजह नहीं बताने वाले, ये जानबूझकर आया है ताकि मंत्रिमंडल में बिठाकर हमारा समय बर्बाद कर सके, ताकि चंद्रसेन के पीछे हम ना जा पाए। इसे कहो कि तुम्हें इनकी बात जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम्हें अभी शिकार खेलने का मन है और वापस आने के बाद ये तुम्हें बता सकते हैं कि क्या बात थी। शिबू भूमित रावल के पास आकर कहता है, वो स्वामी कह रहे हैं कि, और एकदम से रुककर फिर कहता है, मेरा मतलब मैं यानी राजकुमार शरण कह रहा हूं कि मुझे यानी राजकुमार शरण को अभी शिकार पर जाने का मन है। महाराज के जाने के कारण जानने का मन नहीं है हमारा, हमें जाने दीजिए। भूमित रावल कहता है, ठीक है राजकुमार, यदि ऐसा है तो हम आपके साथ चलना चाहेंगे, ताकि आपको हमारे राज्य के बारे में हम अच्छी जानकारी दे पाएं और शिकार के लिए सबसे बेहतर जगह पर ले जाएं। स्वामी भूमित रावल से नाम में सर हिलाकर इशारा करता है और शिबू भी स्वामी की तरफ देखकर भूमित से कहता है, नहीं, हमें अकेले ही जाना है, हम गांधार राज्य के राजकुमार शरण की ही ये इच्छा है। स्वामी शिबू का हाथ पकड़कर फिर से किनारे लाता है और लिखकर दिखाता है। शिबू पढ़ता है, बार बार गधी की तरह ये मत कहो कि मैं राजकुमार शरण हूं, अगर इनको शक नहीं भी होगा तो होने लगेगा। बस शरण की तरह करने की कोशिश करो, जैसे तुम्हें किसी के बाप से भी डर नहीं लगता। यह पढ़ने के बाद शिबू स्वामी से कहता है, शरण को किसी के बाप से डर नहीं लगता क्योंकि उसका बाप हमारा महाराज है और गंधार राज्य का शक्तिशाली राजा, और शरण खुद भी एक ताकतवर योद्धा है। ऐसी अकड़ अगर मैं दिखाऊंगा तो मेरी हालत तुम्हारी तरह कर देंगे ये लोग, फिर मुझे भी ऐसे ही लिख लिख कर लोगों से बातें करनी पड़ेगी। स्वामी शिबू को आंख दिखाता है और शिबू कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं उनसे बोलता हूं। क्या चंद्रसेन को पता चल जाएगा कि जिसे वो राजकुमार शरण का दोस्त समझ रहा है वो खुद राजकुमार शरण है? क्या राजकुमार शरण चंद्रसेन के साथ उसके महल में जाकर खुद को मौत के मुंह में धकेल रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। बिक्कू अपना काम खत्म करके अपने गांव की तरफ वापस आ रहा था। शाम हो चुकी थी, आसमान से रोशनी जाने लगी थी और तारे
टिमटिमाने लगे थे। बिक्कू आज दिन भर ठीक से काम नहीं कर पाया था। दिन भर वो लकड़ी काटते समय बीच बीच में रुककर बस रोए जा रहा था। बिक्कू के साथ सोंटू मोंटू भी उसी तरह मुंह लटकाए साथ चल रहे थे। शनाया किस तरह अकेले छोड़ जाने के कारण तीनों का दिल टूट सा गया था। लेकिन बिक्कू का गधा उसका मूड ठीक करने के लिए उसे हल्का सा धक्का देता है और बिक्कू उदासी में ही कहता है, मैं ठीक हूं सोंटू मोंटू। लेकिन बिक्कू की आंखें नम हो रही थी और चलते चलते बिक्कू रुक जाता है। दोनों गधे रुककर बिक्कू को देखने लगते हैं। बिक्कू की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं और एक हारी हुई आवाज में वो कहता है, घर जाने का दिल नहीं कर रहा सोंटू मोंटू। मैं फिर से अकेला हो गया। पहले माँ बाबा छोड़कर चले गए और अब शनाया दीदी ने भी धोखा दे दिया। दोनों ही गधे भले ही इंसानों की तरह हाव भाव दिखाकर अपना दुख जाहिर नहीं कर सकते थे, लेकिन बिक्कू को अच्छे से पता था कि उसके दोनों गधे उसके जितना ही दुख महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बिक्कू को हिम्मत देने के लिए उसका गधा पीछे की तरफ आकर बिक्कू को घर की तरफ जबरदस्ती धक्का देता है और बिक्कू आंसू पोंछता हुआ फिर से चल पड़ता है। बिक्कू जैसे ही अपने गांव में दाखिल होता है उसे गांव के अंदर का माहौल कुछ अलग सा महसूस होता है। आमतौर पर शाम के वक्त काफी चहल पहल होती थी, लेकिन गांव वाले अपने अपने घरों के अंदर थे, जैसे आज कुछ घटना घटी हो। केवल एक झोपड़ी के सामने एक अधेड़ उम्र की औरत बैठकर बर्तन धो रही थी। कैसी हो काकी? बिक्कू से पूछता है और कहता है, आज क्या हो गया? कहाँ हैं सब ठीक तो हैं? औरत एकदम से बिक्कू को घूर कर देखती है और बर्तन छोड़कर खड़ी हो जाती है और अपनी साड़ी कमर में बांधकर ऐसे देखती है जैसे बिक्कू से बहुत ज्यादा नाराज हो। बिक्कू को नहीं समझ आता कि ये कैसा व्यवहार है और वो औरत अपने घर के अंदर जाते हुए चिल्लाती है, सुनते हो जी, बाहर आओ, देखो आ गया है वो। और उसके अंदर जाने से पहले ही उस औरत का पति बाहर आता है और बिक्कू को देखता है। बिक्कू उससे भी पूछता है, क्या हुआ काका, सब ठीक तो है? वो आदमी भी बिना बिक्कू को कुछ कहे सामने वाली झोपड़ी की तरफ आवाज लगाता है, मोहन भाई, निर्मला काकी, गोरा, लालू, बाहर आओ सब। और सभी एक एक करके अपने अपने घरों से बाहर आकर बिक्कू को देखने लग जाते हैं। बिक्कू चारों तरफ देखता है और घबराया हुआ सोचता है, ये हो क्या रहा है? ये सब इस तरह एकदम से मुझे ऐसे क्यों देखने लगे हैं? बिक्कू अपनी झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ता रहता है और उसके आगे बढ़ते ही उसके पीछे पीछे सारे ही गांव वाले उसकी ही चाल की गति से आगे आते रहते हैं। बिक्कू हल्का हल्का सा दाएं बाएं महसूस करता है कि सब लोग उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। बिक्कू धीरे से अपने गधे से कहता है, मोंटू, क्या तुम्हें भी वही दिखाई दे रहा है जो मैं देख रहा हूँ? ये सारे गांव वाले हमारे पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं? बिक्कू के गधे भी दाएं बाएं देखने लगते हैं, लेकिन बिना चिल्लाए वो भी बिक्कू के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। और जैसे ही बिक्कू अपनी झोपड़ी तक पहुंचता है, वो देखता है कि उसकी झोपड़ी के बाहर दरवाजे पर ही गांव के ढेर सारे लोग रास्ता रोक कर खड़े हैं और सभी के चेहरे पर नाराजगी और गुस्से की भावना है। बिक्कू पीछे मुड़कर देखता है तो बाकी लोग भी चारों तरफ से आकर खड़े हो जाते हैं, जैसे बिक्कू को 100 लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया हो। बिक्कू शनाया के जाने से वैसे ही बहुत दुखी था और अब गांव वालों की हरकत देखकर उसका दिमाग और खराब हो जाता है और अपनी लकड़ी को जोर से जमीन पर पटक कर वो चिल्लाता है, आखिर हुआ क्या है तुम सबको? क्या दिक्कत है तुम लोगों को? गांव वालों में से एक आदमी आगे आता है और गुस्से में बिक्कू से पूछता है, बिक्कू सच सच बता, क्या किया है तूने? बिक्कू को नहीं समझ आता। वो पूछता है, क्या मतलब, क्या किया है मैंने? वो आदमी कहता है, ज्यादा भोला मत बन, जो तेरे साथ वो आदमी रह रहा था वो कौन था और वो लड़की कौन थी? बिक्कू पूछता है, था का क्या मतलब है? वो भी चला गया क्या? एक दूसरा आदमी बिक्कू को बताता है, चला नहीं गया, राजा चंद्रसेन उसे अपने साथ ले गया है। बिक्कू हैरानी में पूछता है, क्या, राजा चंद्रसेन? लेकिन राजा का उस मामूली आदमी से क्या लेना देना? वो क्यों से लेकर जाएगा? तीसरा आदमी बिक्कू को बताता है, वो तो तुझे ही पता होगा, क्योंकि चंद्रसेन तुझे ही ढूंढता हुआ यहाँ आया था। बिक्कू का दिमाग ये सुनकर चकराने लगता है और कहता है, तुम लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हो? एक साथ सारे गांव के लोगों ने भांग पी ली है क्या? मैं तुम्हें किसी राज्य का राजकुमार दिखाई देता हूं जो मुझसे मिलने आएगा वो? पहला आदमी कहता है, तुझे ऐसे नहीं समझ आएगा, तू पहले देख कि तेरे साथ जिसको तूने रखा था उसने क्या किया है। और गांव वाले एक तरफ हटकर सेनापति की चारपाई पर रखी लाश बिक्कू को दिखाते हैं जो सफेद चादर से ढकी हुई थी और कहते हैं, ये तेरे साथ रहने वाले उस व्यापारी ने किया है। उसने चंद्रसेन के सामने इसका गला काट दिया और चंद्रसेन उसे अपने साथ ले गया। बिक्कू पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कैसे इन सब बातों पर यकीन करे। ये तो एकदम काल्पनिक और
बेतुकी बातें लगती हैं, लेकिन उसके सामने गांव के 100 लोग खड़े होकर अपनी गवाही दे रहे हैं। बिक्कू खुद को थप्पड़ मार कर देखता है कि कहीं ये शनाया के जाने की वजह से वो कोई अजीब तरह का सपना तो नहीं देख रहा है। जैसे ही बिक्कू खुद को थप्पड़ मारता है, गांव का आदमी कहता है, ये क्या पागलपंती कर रहा है तू? हमें ये बता कि चंद्रसेन तुझे क्यों ढूंढ रहा था, क्या किया है तूने? हम लोग बाल बाल बचे, तेरी वजह से नहीं तो हमारा पूरा गांव जलने वाला था आज। वो हमारे सारे परिवारों को जिंदा जला देता, और वो भी बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे। और तू है कि किसी को भी अपने घर में रख लेता है। हमें तो सब कुछ सच सच बता कि तूने क्या किया है उन दोनों के साथ मिलकर, जिसकी वजह से खुद राजा यहां तक चलकर आ गया, और हम सब डरे हुए हैं कि अगली बार हमारी बारी होगी। तभी एक और आदमी भीड़ में से कहता है, हमारी बारी क्यों होगी? अगर चंद्रसेन इसको ढूंढ रहा है तो हम खुद ही इसको उठाकर उसे सौंप देते हैं और कह देते हैं कि महाराज, हम गांव वालों को क्षमा कर दीजिए और इसको जो दंड देना है दे दीजिए। तभी बिक्कू कहता है, अरे किस बात का दंड? क्या किया है मैंने? मुझे सच में उस आदमी ने कहा था कि वो एक व्यापारी है जो गंधार राज्य से आया है। मैंने तो केवल मदद की भावना से उसको जगह दे दी थी। तभी एक दूसरा आदमी कहता है, और वो लड़की कहां से उठाकर लाया था तू? बिक्कू को ये सुनते ही गुस्सा आ जाता है और सीधा उस आदमी पर टूट पड़ता है और चिल्लाते हुए कहता है, खबरदार, शनाया दीदी के बारे में कुछ भी अपशब्द बोला तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। और तभी सारे गांव वाले बिक्कू को पकड़कर काबू में करते हैं और उनमें से एक आदमी कहता है, मेरी मानो ये पागल हो चुका है। तभी एक आदमी अपने घर से एक मोटी सी रस्सी लेकर आता है और कहता है, हटो हटो, इसको बांधो इसमें। 2-4 लोग मिलकर बिक्कू को उस मोटी रस्सी से बांधने लगते हैं और कहते हैं, चल तुझे महाराज को सौंप देंगे, अब वो जाने और तेरा काम जाने। बिक्कू चिल्लाते रहता है, अरे मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा विश्वास करो, मुझे सच में नहीं पता कि वो मेरा नाम क्यों पूछ रहे थे। मैंने तो कभी महाराज को सामने से देखा तक नहीं। दूसरी तरफ शनाया अब तक पहाड़ चढ़ रही है और लगभग अपनी सारी हिम्मत हार चुकी है। वो साधु का ठिकाना नहीं ढूंढ पाई जिसने चमत्कार करके शनाया की आंखों के सामने दिखाया था। शनाया घुटनों पर हाथ देकर झुक जाती है और हांफने लगती है। पूरी तरह रात हो चुकी है, शनाया को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। शनाया हांफते हुए कहती है, हे भगवान, ओ गॉड, प्लीज हेल्प। तभी उन वादियों से एक गूंजती हुई आवाज शनाया को सुनाई देती है, शनाया। शनाया झट से सीधी खड़ी होकर आसपास देखने लग जाती है, लेकिन आसपास तो चारों तरफ उसके सर पर सिर्फ घने लंबे पेड़ हैं। शनाया पूछती है, कौन? और वो अपना बचाव करने के लिए डिफेंसिव पोजीशन ले लेती है। अंधेरे में उसे कुछ नजर नहीं आता और वो आवाज दोबारा सुनाई देती है जो कहती है, शनाया, मैं वो हूं जो तुम्हारी आत्मा को इस दुनिया में लेकर आया था। शनाया कहती है, क्या सच में तुम वो परछाई वाले अंकल हो क्या? वो आवाज कहती है, मेरा नाम रजील है। शनाया कहती है, रजील फजील, खैर जो भी तुम्हारा नाम है, हो कहां तुम? आवाज कहती है, ठीक तुम्हारे सामने खड़ा हूं। शनाया कहती है, देखो बॉस, मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। तुम जहां पर भी हो, लेकिन मेरे सामने यहां पर बहुत अंधेरा है। अगर मुझे डराने की कोशिश की तो गलत सलत हाथ चला दूंगी और तुम्हारा दांत वांत टूट जाए तो फिर रोना मत। और तभी शनाया के सामने हवा में एक चमकता मोती जैसा कुछ दिखाई देता है जो धीरे धीरे अपनी रोशनी बिखेरने लगता है, और उस रोशनी में से वो परछाई वाला इंसान शनाया के सामने प्रकट होता है। यह आदमी उतना ही सुंदर, फरिश्ते जैसा और चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान लिए हुए कहता है, माफ करना शनाया, दरअसल मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई मुझे देखता है, लेकिन तुम्हारे सामने बात करने के लिए प्रकट होने की इजाजत मुझे मिली हुई है। मुझे बताया गया है कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो। शनाया पूछती है, अच्छा, किसने बताई ये बात? फरिश्ता कुछ नहीं कहता, चुपचाप मुस्कुराते हुए खड़ा रहता है। शनाया थोड़ी देर उसके जवाब का इंतजार करती है और फिर कहती है, ठीक है, समझ गई, वो साधु ने बताया होगा जिसने चमत्कार किया था। फरिश्ता जवाब देता है, शनाया, मैं धरती पर केवल तुम्हारे कारण आया हूं। मुझे यहां आने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। तुमने बुलाया इसीलिए आना पड़ा, लेकिन तुम ये पहाड़ पर क्यों चढ़ रही हो? शनाया बताती है, और किसके लिए चढ़ूंगी? तुमसे मिलने के लिए इतनी पागल जो बनी हुई थी। वो फरिश्ता कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, मुझसे मिलने के लिए पहाड़ क्यों चढ़ रही हो? शनाया पूछती है, तो फिर कैसे और कहां मिलती? फरिश्ता बताता है, तुम्हें मुझसे मिलना हो तो कहीं से भी मुझे आवाज देकर बुला लो, मैं खुद ही वहां आ जाऊंगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। शनाया ताना देते हुए कहती है, वाह वाह वाह, क्या बात है, इतना आसान है ना तुमसे मिलना, मैं तो खामखा ही मेहनत किए जा रही थी। फरिश्ता कहता है, वास्तव में ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, तुम्हें केवल एक बार बस धीरे से मुझे आवाज देकर बुलाना चाहिए था। शनाया गुस्से में झुंझला जाती है और कहती है, धीरे से?
ये कहो चीख चीख कर तुमको 100 बार बुलाया। फरिश्ता बताता है, लेकिन मुझे तो तुम्हारी आवाज ही नहीं मिली। शनाया कहती है, कान में रुई ठूस कर पड़े होगे कहीं पर। फरिश्ता पूछता है, क्या तुम जब मुझे बुला रही थी उस समय गुस्से में थी? शनाया कहती है, तो क्या गाना गाकर बुलाती? तुमने मेरी जिंदगी झंड कर दी है यार, सब बर्बाद कर दिया है तुमने। फरिश्ता कहता है, मुझे अफसोस है कि तुम्हें ऐसा लगता है। शनाया कहती है, अरे तुम्हारे अफसोस की ऐसी की तैसी, मुझे अभी इसी वक्त मेरी असली वाली बॉडी में डालो और इस जगह से मुझे बाहर निकालो। फरिश्ता पूछता है, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? शनाया कहती है, आखिरी से भी आखिरी, एकदम फाइनल, अल्टीमेट, कभी ना बदलने वाला। फरिश्ता कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। शनाया ये सुनते ही चौंक जाती है और कहती है, एक मिनट, क्या कहा तुमने अभी? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? तो मुझे सच में यहां से बाहर निकालकर मुझे मेरी बॉडी में डाल दोगे? शनाया खुद को एक थप्पड़ मारकर चेक करती है। फरिश्ता पूछता है, लेकिन इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? अगर तुम्हारा ये फैसला है तो मैं कैसे बदल सकता हूँ? शनाया इस बात पर कहती है, ओ हेलो, मैं यहाँ 2 हफ्ते से परेशान हो रही हूँ। फरिश्ता फिर से कहता है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया शनाया, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं मिली, वरना मैं तुम्हारी इच्छा पहले भी पूरी कर सकता था। शनाया खुशी से उछल पड़ती है और फरिश्ते से पूछती है, इस दरिया दिली की वजह जान सकती हूँ? तुम्हारा चेंज ऑफ हार्ट हो गया क्या? वो फरिश्ता बताता है, हम दिल से कोई भी फैसले नहीं लेते, हमें उस तरह नहीं बनाया गया है। अपने फैसले खुद लेने का हक केवल इंसानों को दिया गया है। हम केवल हमारे बनाने वाले की आज्ञा का पालन कर सकते हैं। शनाया को सुनकर थोड़ा दुख होता है और कहती है, आई एम सॉरी फॉर यू। वो फरिश्ता कहता है, इसमें दुख लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमें उस तरह बनाया ही नहीं गया है, बल्कि हम फरिश्तों को तो देखकर आश्चर्य होता है कि इंसान ऐसी उटपटांग हरकतें क्यों करते हैं जो भगवान के खिलाफ हो। हम तो खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारी बनावट ही इस प्रकार की गई है कि हमसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। हम केवल और केवल भगवान के बताए मार्ग पर ही चल सकते हैं। शनाया उससे पूछती है, तो अगर मैं ये जगह छोड़कर जा रही हूं तो तुम्हारे हिसाब से गलती और उटपटांग चीज होती होगी ना? फरिश्ता कहता है, ये बताने की मुझे अनुमति नहीं है। शनाया कहती है, ठीक है, जो भी हो, अब फटाफट मुझे यहां से निकालो और मस्त अपने शरीर में जाने तो एक बढ़िया सा शावर लेना है घर पहुंचकर। फरिश्ता कहता है, जैसा तुम कहो, और पूछता है, क्या यहां से जाने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है जो तुम इस दुनिया से पूरी करना चाहती हो? शनाया जल्दी से कहती है, अरे नहीं, मैंने यहाँ का टेस्ट ले लिया है, मुझे फटाफट यहां से निकाल दो बस। और तभी फरिश्ता ये करने जा ही रहा होता है कि शनाया को एकदम से कुछ याद आता है और कहती है, वेट, सॉरी, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। फरिश्ता कहता है, हाँ कहो, क्या चाहती हो? शनाया कहती है, असल में मैं जहां पर छुपकर रहती थी वो झोपड़ी एक बिक्कू नाम के लड़के की थी। बेचारा बड़ा अच्छा लड़का है, मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह मानता है और सच कहूं तो मुझे भी उसकी बहुत फिक्र होगी जाने के बाद। क्या यहां से जाने से पहले मैं उसको एक बार देखकर आ सकती हूँ? लेकिन तुम भागोगे तो नहीं? फरिश्ता कहता है, तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं यहीं से दिखा सकता हूं, अपनी आंखें बंद करो। शनाया अपनी आंखें बंद करती है और उसे एकदम से वर्तमान में ही बिक्कू दिखाई देता है, लेकिन शनाया देखकर हैरान हो जाती है कि बिक्कू को रस्सी से बांधकर उसके ही गधे पर बिठाकर गांव वाले उसको कहीं ले जा रहे हैं। शनाया आंखें बंद करके पूछती है, ये लोग क्या कर रहे हैं बिक्कू के साथ? फरिश्ता उसे बताता है, दरअसल वो बिक्कू को चंद्रसेन के पास ले जा रहे हैं। शनाया हैरानी से पूछती है, लेकिन क्यों? फरिश्ता बताता है, क्योंकि चंद्रसेन को पता लग गया था कि तुम बिक्कू की झोपड़ी में छुप कर रह रही हो और वो बिक्कू की झोपड़ी तक आकर उसका नाम पूछ रहा था, इसीलिए लोग डरकर बिक्कू को जबरन चंद्रसेन के हवाले करने जा रहे हैं। शनाया अपनी आंखें खोलती है और वो पूरी तरह पैनिक करने लगती है। क्या बकवास हो रहा है ये सच नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, ये सब तुम जानबूझकर दिखा रहे हो मुझे। क्या शनाया बिक्कू को बचाने के लिए लौटकर गांव जाएगी या फरिश्ते से कहकर दोबारा अपने वर्तमान में चली जाएगी? क्या बिक्कू के साथ जो हो रहा है उसे उसका इंसाफ मिल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। फरिश्ता शनाया से कहता है, मेरे पास तुमसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है शनाया, और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, हम फरिश्तों को बनाया ही इस तरह जाता है। झूठ से हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, ना ही हमें कभी झूठ बोलने की कोई इच्छा होती है। शनाया पूरी तरह पैनिक में आकर दाएं बाएं देखने लगती है और सोचने लगती है और मन ही मन बड़बड़ाने लगती है, नहीं 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 नहीं, ये लोग बिक्कू के साथ ऐसा नहीं कर सकते, बेचारा मासूम है वो। दूसरी तरफ
गांव वाले बिक्कू को चंद्रसेन के पास ले जा रहे हैं और गांव के ही कुछ बच्चे इसे मनोरंजन या एक तमाशा समझकर बिक्कू के चारों तरफ नाच गाना कर रहे हैं। हालांकि बड़े बूढ़े बच्चों को डांट कर कहते हैं कि ये किसी तरह का जुलूस नहीं है, लेकिन बच्चे हैं कि सुनते ही नहीं। और उनमें से एक बच्चा तो अपनी चप्पल निकालकर बिक्कू पर फेंक कर मारता है और ताली बजाकर नाचने लगता है। उस बच्चे का बाप बच्चे को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन बच्चा वहां से भाग जाता है। बिक्कू की आंखों से आंसू टपक रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। यहां शनाया पूरी तरह से असमंजस में पड़ी हुई है कि वो क्या करे, वो कैसे अपने भाई बिक्कू को बचाए। फरिश्ता शनाया से कहता है, अपना फैसला बताओ शनाया, मैं यहां ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता। क्या तुम्हें अपने शरीर में वापस जाना है? शनाया अपने बैग को जोर से जमीन पर पटक कर गुस्से में कहती है, नहीं जाना मुझे, लो हो गया फैसला, अब खुश। और ये कहकर शनाया अपना थैला वापस उठाती है और खुद को शांत करते हुए कहती है, उस बेचारे ने तो मेरी ऐसी हालत में मदद की थी जब मैं यहां बिल्कुल अकेली थी, मुझे कोई जानता तक नहीं था और इसका इनाम उसको इस तरह दिया जा रहा है। खैर छोड़ो ये सब, मुझे ये बताओ, अगर मैं बिक्कू के पास जाकर उसे बचाकर वापस आती हूँ तो क्या तुम फिर भी मुझे वापस मेरी दुनिया में ले जाने में मेरी मदद करोगे? फरिश्ता कहता है, मैं तो हमेशा तैयार रहूंगा, लेकिन तुम काफी दूर आ चुकी हो शनाया। तुम्हारे बिक्कू तक पहुंचने से पहले ही वो लोग बिक्कू को लेकर चंद्रसेन के राजमहल तक पहुंच चुके होंगे। शनाया कहती है, अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं बिक्कू को इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। फरिश्ता कहता है, तो फिर ठीक है, जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे आवाज देना, लेकिन गुस्से से नहीं, सच्चे मन से आवाज देना, तभी मुझे सुनाई देगी तुम्हारी आवाज और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फरिश्ते की बात सुन उसे बिना कोई जवाब दिए शनाया तेजी से बिक्कू को बचाने के लिए निकल जाती है। रात का समय हो चुका है। यहां राजमहल में स्वामी शिबू के कक्ष में बैठे हैं। दोनों एक ही बात पर विचार कर रहे हैं कि स्वामी और शिबू की लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें राजमहल से बाहर जाने में सफलता प्राप्त नहीं हुई और वो दोनों ये भी पता नहीं लगा पाए हैं कि चंद्रसेन कहां गया है, क्योंकि जब शिबू ने अपने राजकुमार शरण होने का रौब दिखाकर महल से बाहर जाना चाहा तो राजकुमार शरण के ही सेनापति ने खुद स्वामी और शिबू की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और अकेले में बुलाकर उसने आदर के साथ समझाया कि राजा छत्रसाल ने अपनी सेना केवल उन तीनों की सुरक्षा के लिए भेजी है। इसके अतिरिक्त अगर उन्हें कोई आदेश मिलता है तो वो केवल राजकुमार शरण ही दे सकते हैं। भले ही महागुरु और उनके बाकी के मंत्री शिबू को राजकुमार शरण समझ रहे हों, लेकिन गंधार से आई हुई सेना के सारे सिपाहियों और सेनापति को यह असलियत पता थी कि शिबू राजकुमार शरण का केवल एक मित्र है। इसीलिए सेनापति स्वामी का आदर से यह आदेश मानने से इनकार कर देता है और कह देता है कि उन्हें भी बाकी लोगों की तरह महल के अंदर ही रहना होगा। इस बात से नाराज होकर स्वामी शिबू को लिखकर बताते हैं कि वो राजा छत्रसाल को इस बारे में पत्र जरूर लिखेंगे कि उनके खास सलाहकार के कहने पर भी उनकी सेना के सेनापति ने उनकी बात नहीं मानी। वो सारी बात बताएंगे कि उनका सेनापति खुद को ही अधिकारी मान रहा है और उनका बेटा शरण कुमार बिना बताए कहीं सैर पर निकल गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो और ज्यादा ये बोझ अपने सर पर नहीं ढोएंगे और अपना इस्तीफा दे देंगे। शिबू स्वामी के गुस्से को शांत करते हुए समझाता है और कहता है, स्वामी आप क्रोधित ना हो, वो सेनापति भी अपनी जगह पर सही है। शरण यहाँ पर नहीं है और सेना को आदेश देने का अधिकार केवल शरण को ही है। लेकिन ये बात शिबू और स्वामी को भी नहीं पता थी कि अब कुछ ही देर में राजकुमार शरण खुद चंद्रसेन के साथ राजमहल पहुंचने वाला है। चंद्रसेन और शरण लगभग अपना सारा सफर तय कर महल तक पहुंच ही चुके हैं। यहाँ स्वामी शिबू को कहता है कि वो अब और ज्यादा इस बात पर विचार विमर्श नहीं कर सकता। वो मानसिक तौर पर थक चुका है और उसे आराम की सख्त जरूरत है। लेकिन जैसे ही शिबू स्वामी के बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है, वहां पहले से ही एक सिपाही के साथ ओशी सामने खड़ी नजर आती है और वो मुस्कुराते हुए शिबू को देख रही है। स्वामी को एकदम से लड़की देखकर कुछ समझ नहीं आता और चेहरे पर प्रश्न चिन्ह लिए शिबू की तरफ देखते हैं। शिबू घबराते हुए स्वामी से कहता है, इनका नाम ओशी है स्वामी। शिबू की घबराहट और उस लड़की के हाव भाव देखकर स्वामी समझ जाते हैं कि वो लड़की कौन हो सकती है। स्वामी को गुस्सा आ जाता है और शिबू का हाथ पकड़कर एकांत में लाते हैं और कागज पर कुछ लिखकर शिबू को दिखाते हैं। शिबू पढ़ता है, सब लोग तुम्हें यहाँ पर राजकुमार शरण समझ रहे हैं और तुम यहाँ पर उसके नाम की आड़ में इस तरह की हरकतें कर रहे हो। तुम फौरन इस लड़की को यहाँ से जाने को कहो। थोड़े से आनंद के लोभ में आकर तुम राजकुमार का नाम मिट्टी में नहीं मिला सकते। शिबू पढ़ने के बाद स्वामी से कहता है, ठीक है मैं अभी उसको वापस जाने को कहता हूँ। लेकिन शिबू मन ही मन सोचता है कि अब मैं
स्वामी को क्या ही बतलाऊं कि मैंने क्या गलती कर दी है। शिबू और स्वामी दोनों ही दरवाजे पर दोबारा आते हैं और शिबू ओशी से कहता है, सुनिए, आज हम जरा एकांत में ही रहना चाहते हैं। ओशी कहती है, लेकिन हम नहीं रहना चाहते, हमें तो आपके साथ चौसर खेलना है। ओशी का दुस्साहस देखकर स्वामी हैरान हो जाते हैं और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। ये सोचकर कि इस लड़की की हिम्मत तो देखो कि ये शिबू से किस तरह बात कर रही है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस लड़की की नजर में शिबू है तो एक राजकुमार ही ना। लेकिन शिबू मन ही मन ये सोचता है कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैंने तो इस लड़की के सामने नशे में आकर सब कुछ उगल दिया है और यहाँ स्वामी जी भी कह रहे हैं कि इस लड़की को वापस भेजो। लेकिन अगर इस लड़की से ज्यादा तेवर दिखाकर बात की तो कहीं ये यहीं पर सब कुछ ना बता दे। अगर ऐसा हुआ तो चंद्रसेन तो बाद में कुछ करेगा, पहले स्वामी जी मुझे यहीं पर पीट देंगे। शिबू अपनी हिम्मत जुटाकर स्वामी को धीरे से कहता है, जाने दीजिए ना स्वामी जी, अगर इसका मन है तो हम थोड़ी देर इसके साथ चौसर खेल ही लेते हैं, बस थोड़ी देर। स्वामी गुस्से में शिबू को आंखें दिखाते हैं, मानो ये कह रहे हो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। लेकिन वहां पर चंद्रसेन का एक सिपाही भी खड़ा होता है, इसीलिए स्वामी कुछ कह नहीं पाते और अपने गुस्से को काबू करते हुए वहां से चले जाते हैं। ओशी मुस्कुराते हुए अंदर आती है और जाकर शिबू के बिस्तर पर बैठ जाती है और चौसर निकालकर सामने रख देती है और उसकी गोटियां हाथ में लेकर खेलने लगती है। सिपाही वहां से चला जाता है और शिबू दरवाजा बंद करके पलटता है और ओशी के पास जाकर कहता है, देखो आखिर तुम्हें चाहिए क्या, मुझे साफ साफ बता दो। ओशी पूछती है, क्या मतलब है आपका? मुझे तो केवल चौसर खेलना है। शिबू कहता है, देखो ओशी, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, तुमने अभी तक मेरा सच किसी को नहीं बताया और तुमने अभी तक ये भी नहीं बताया कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें जो भी चाहिए मुझे अभी बता दो, अगर मेरे बस में होगा तो मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो मेरा सच जाकर जिसे चाहे बता देना, क्योंकि मैं अब इस तरह चूहे बिल्ली का खेल नहीं खेल सकता। मैं इस तरह हर रोज तुम्हारे साथ चौसर खेलकर नहीं गुजारना चाहता, समझी तुम? ओशी के चेहरे से मुस्कान चली जाती है और वो अपना सर झुकाकर चौसर की गोटी नीचे रख देती है। ओशी के चेहरे पर उदासी आ जाती है और वो खड़े होकर जाने लगती है। शिबू को ओशी का इस तरह उठकर जाना अच्छा नहीं लगता और वो पूछता है, क्या हुआ? ओशी रुककर पलटती है और शिबू देखता है कि ओशी की आंखों में आंसू हैं और वो सर झुकाए कहती है, मेरे पास आपसे मांगने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो आपके पास बार बार इसीलिए आती थी क्योंकि मुझे आप अच्छे इंसान लगते हैं। आपके दिल में कुछ भी बुराई नहीं देखी मैंने इसी राजमहल में अपना बचपन गुजारा है। मुझे आज तक आपके जैसा एक भी सच्चे दिल वाला इंसान नहीं मिला जो किसी इंसान को इंसान समझता हो। आज तक मुझे केवल एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब आप मदिरा के नशे में मुझसे बात कर रहे थे तब ऐसा लगा कि आप सब कुछ सच्चे दिल से बोल रहे हैं और आपकी सारी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे मैं एक ऐसे इंसान की बातें सुन रही थी जो मन का बहुत सच्चा है और मुझे पसंद करता है। लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिएगा प्रभु, मैं कुछ देर के लिए अपनी हैसियत भूल गई थी और बहक कर न जाने क्या क्या सपने देखने लगी थी। लेकिन मैं सच कहती हूँ, वो सब केवल मेरे अपने लिए था। मैं आपसे किसी भी तरह के आश्वासन की आशा नहीं रखती। मुझे तो बस ये लगा कि जब तक आप यहाँ रहेंगे मैं आपके साथ जितना हो सके वक्त बिता लूंगी और जब यहाँ से जाएंगे तो आपके साथ बिताए खुशी का पल याद करके जी लूंगी सारी जिंदगी। लेकिन इस तरह आपको परेशान करके मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। इतना कुछ कहने के बाद ओशी जाने लगती है। शिबू झट से खड़ा होकर भागकर ओशी का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, यानी तुम मुझे सिर्फ झूठ मूठ में डरा रही थी? तुम मेरा सच किसी को नहीं बताने वाली थी? ओशी कहती है, अगर मैंने आपका सच किसी से कह भी दिया तो इससे मुझे क्या मिलेगा? अगर मुझे धन चाहिए होता तो अब तक आपसे मांग चुकी होती। यदि यहाँ से आजाद होने की भी इच्छा मन में होती तो आपसे व्यक्त कर देती, लेकिन यहाँ से निकलकर भी मैं जाऊंगी कहाँ? इस राजमहल से बाहर मेरा कोई जानने वाला भी नहीं है। मैं क्या काम करूंगी, कहाँ रहूंगी? सबसे जरूरी यह है कि मैं किन लोगों के बीच रहूंगी, क्योंकि इस राजमहल के बाहर मुझे जानने वाला कोई नहीं है। बाहर निकलकर भी मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रहेगा, क्योंकि सभी मुझे एक ही प्रकार से देखेंगे। इससे अच्छा है कि मैं इसी महल में सांसें लूं और एक दिन यहीं मर जाऊं। ये कहकर ओशी रोने लग जाती है और कहती है, आप नहीं समझ पाएंगे मेरी इन सब बातों को। आप एक अच्छे इंसान हैं, बड़े घर के हैं। मैं अपने सच्चे मन से प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन में हमेशा आपको खुशी मिले और आपको संसार की सारी सुविधाएं मिले। भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि संजोग से आपसे मिल पाई। मुझे माफ कर दीजिएगा। और ये कहकर ओशी जाने लगती है। शिबू फिर से ओशी के पीछे जाता है और उसे रोक कर कहता है, सुनो, देखो, ऐसा कुछ मत सोचो और हैसियत की बातें मत किया करो। शायद तुम नहीं जानती, दरअसल मैं भी कोई बहुत बड़े राज परिवार से नहीं। मैं तो एक किसान का बेटा हूँ। हमारा घर खेत में ही था और राजकुमार शरण की आदत थी कि अपने सारे अंगरक्षकों को चकमा देकर
राजमहल के बाहर भाग आता था खेलने के लिए। एक दिन ऐसे ही वो भागता हुआ हमारे खेत में आ गया था और मैं पहली बार शरण से मिला और तब से हम दोनों में बहुत पक्की दोस्ती हो गई। शरण ने आज तक मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं किसी छोटे किसान परिवार से हूँ। यहाँ तक कि उसके पिता हमारे महाराज छत्रसाल भी बहुत अच्छे इंसान हैं। समय के साथ उनके लिए भी मैं उनके छोटे बेटे जैसा बन गया। मंत्रिमंडल के सारे बड़े मंत्री और अधिकारियों में भी मेरे बारे में बहुत बातें बनाते हैं कि मैंने एक राजा के बेटे को ठग लिया, उसे समझा बुझाकर अपने वश में कर लिया। लेकिन शरण और मेरे बीच क्या रिश्ता है, ये सिर्फ हम दोनों ही समझ सकते हैं। एक बात कहता हूं ओशी, जीवन में कभी भी कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। सिर्फ उनकी सोच बताती है कि वो इंसान कितना बड़ा या छोटा है। अगर तुम मुझसे धन या किसी प्रकार की सहायता मांगकर मेरी इस मजबूरी का फायदा उठाती तो जरूर मैं तुम्हें छोटा इंसान समझता, लेकिन तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है ओशी। ओशी सर झुकाकर अपने आंसू पोंछती है और कहती है, आपकी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन आप यहाँ के रीति रिवाज और यहाँ के लोगों की सोच को नहीं जानते हैं शिबू। खैर छोड़िए, मैं चलती हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शिबू से रोक कर कहता है, तुम्हें पता है ओशी मुझे क्या लगता है? ओशी पूछती है, क्या? शिबू कहता है, मुझे लगता है हमें चौसर ही खेलना चाहिए आज। ओशी हंसने लगती है। शिबू ओशी को लेकर बिस्तर पर बैठता है और दोनों मिलकर चौसर खेलने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे को प्यार और आदर के भाव से देख रहे हैं। दूसरी तरफ रात हो जाने पर भी चंद्रसेन के महल न लौटने पर महागुरु चिंतित हो रहे हैं और विवेक धनराज को बुलाकर कहते हैं, धनराज देखो, महाराज दोपहर से सैनिकों के साथ निकले हैं और अभी तक लौटे नहीं। महल से बाहर जाने की भी किसी को इजाजत नहीं है और महाराज न जाने कहां गए हैं, क्यों गए हैं, ये किसी को नहीं समझ में आ रहा। मैं काफी देर से इस पर विचार कर रहा हूं कि क्या किया जाए। मैं दुविधा में हूं कि महाराज का आदेश तोड़ दूं या नहीं, और अगर नहीं तो इस तरह राजमहल को बंद करके हम कब तक अंदर इंतजार करते रहेंगे। भगवान ना करे अगर महाराज पर किसी तरह का आक्रमण हो गया हो या वो चिट्ठी जिसमें जो भी लिखा था किसी तरह की कोई चाल हो तो महाराज की जान को खतरा हो सकता है। विवेक धनराज मन ही मन कहता है, काश कि ये सच हो जाए और चंद्रसेन का काम तमाम हो जाए। महागुरु कहते हैं, धनराज मैं सोच रहा था कि बिना किसी को बताए मैं, तुम और भूमित रावल आपस में बैठकर विचार विमर्श कर कोई ना कोई ऐसा हल निकालते हैं जिससे महाराज के बारे में कुछ पता चल सके और उनका दिया हुआ आदेश भी ना तोड़ना पड़े। तुम चुपचाप भूमित रावल को लेकर मंत्रिमंडल के कक्ष में आकर मिलो। बस ध्यान रखना कि इस बारे में राजकुमार शरण और स्वामी को पता ना चले। भूमित को लेने किसी सैनिक या सेवक को मत भेजना, तुम स्वयं ही जाना। धनराज कहता है, ठीक है महागुरु, आप चिंता मत कीजिए, हम तीनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे और वो चिट्ठी बिना पढ़े महाराज के हाथों में रखने के लिए मुझे क्षमा कीजिए। महागुरु कहते हैं, जो हो गया सो हो गया। दरअसल मैं अब तक हैरान हूं, ऐसा उसमें क्या लिखा हुआ होगा। विवेक धनराज चुप ही रहता है। वो जानता है कि अगर उसने सच बता दिया तो बजाय चिंता करने के महागुरु महल में और भी सख्त पहरा लगा देंगे और कोई भी महल से बाहर ना जा सके ये प्रबंध करेंगे। और धनराज अब तक ये सोच रहा था कि वो किसी तरह शनाया के लिए कुछ मदद भिजवाए, लेकिन चंद्रसेन के आदेश के बाद वो भी खुद पूरी तरह से बेबस हो चुका था। क्या चंद्रसेन को पता चल पाएगा कि जिसे वो एक व्यापारी समझकर अपने साथ राजमहल ले जा रहा है वो गंधार राज्य का होने वाला सम्राट राजकुमार शरण है? क्या शनाया समय पर बिक्कू तक पहुंच पाएगी? क्या गांव वाले शनाया के पहुंचने से पहले ही चंद्रसेन के राजमहल तक पहुंच जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विवेक धनराज भूमित रावल के कक्ष के बाहर पहुंचता है, जहां बाहर दो सिपाही पहरा दे रहे हैं। सिपाही बताते हैं कि भूमित रावल की पत्नी ने उन्हें पहरे पर लगाया है। भूमित रावल ज्यादातर अपने कक्ष के बाहर ही रहते हैं क्योंकि दोनों पति पत्नी के बीच अनबन चल रही है। इसी कारण से या तो भूमित रावल विश्राम के लिए कहीं और जाते हैं या गलियारे में ही टहलते हुए चिंतन मनन करते रहते हैं। विवेक धनराज भूमित रावल को ढूंढने लगता है और देखता है कि भूमित रावल महल के सतह के नीचे जा रही सीढ़ियों की तरफ जा रहा है, जो कि गटर की तरफ जाती हैं और जहां केवल साफ सफाई करने वाले सेवक ही जाते हैं। विवेक धनराज को शक होता है और वो सोचता है कि ऐसा क्या काम है जो इतनी रात में भूमित रावल उस तरफ जा रहा है। विवेक धनराज दबे पांव चुपचाप भूमित रावल का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ भूमित रावल के मन में चिंता हो रही होती है कि इतनी रात हो चुकी है। उसने दोपहर में भूषण से कहा था कि गटर के अंदर जाकर प्रज्वल को बुलाए और राजमहल का सारा सोना निकलवा दे, लेकिन वो महागुरु के साथ इतना उलझा रहा कि अब तक नीचे जाकर पता ही नहीं कर पाया कि नीचे क्या चल रहा है।
क्या सोना लूट लिया गया होगा या कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई होगी? भूमित रावल सीढ़ियों के सहारे गटर में उतर जाता है और विवेक धनराज दबे पांव पीछा करते हुए चुपके से गटर के अंदर आ जाता है। गटर में भूमित रावल चलते हुए अंत तक जाता है और देखता है कि भूषण सिंह गटर के किनारे खुली जमीन पर घोड़े बेचकर सो रहा है। गटर के अंत में लोहे की जाली भी सही सलामत है, ना ही उसे काटा गया है और ना ही प्रज्वल या उसके आदमी आए। भूमित रावल वहां जाकर भूषण सिंह को जगाता है और पूछता है, भूषण, तुम यहाँ किस काम से आए थे और तुम हो कि यहाँ कुंभकर्ण बने हुए हो? भूषण सिंह गुस्से में झुंझलाते हुए उठता है और कहता है, तुमने तो कह दिया बड़ी आसानी से, लेकिन मैं किसी की मदद के बिना कैसे कुछ करता? लिखने के लिए मेरे हाथ में उंगलियां भी नहीं है। मैं अपना संदेश प्रज्वल को भिजवाता भी तो कैसे? इतनी हड़बड़ी में कोई काम होता है भला? लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। ऊपर से उसका वो कमीना बंदर 2-2 बार थप्पड़ मारकर भागा है मुझे। फिर भी मैं यहीं पर पड़ा रहा, इस उम्मीद से कि शायद वो लोग यहाँ आ जाएं, लेकिन रात हो गई। देखो, हाँ, मुझे नहीं लगता कि कोई आने वाला है। हमें वापस चलना चाहिए। धनराज ये सारी बातें एक कोने में छुपकर सुन रहा है। भूमित रावल भूषण से कहता है, अगर इतनी देर में नहीं आया तो तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए था दोस्त। इन लुटेरों का कोई भी भरोसा नहीं। भूषण सिंह कहता है, मुझे तो पहले ही लग रहा था। मैं इनकी फितरत अच्छे से जानता हूं। अगर वो उसी वक्त आ गया होता तो अब तक राजमहल के खजाने को सफाचट करवा देता और विवेक धनराज का मुंडन हो जाता। भूमित रावल कहता है, मुंडन नहीं, सीधा फांसी की सजा सुनाता चंद्रसेन उसे। ये बातें करते हुए दोनों वापस लौट ही रहे थे कि विवेक धनराज ये सुनकर पूरी तरह हैरान हो जाता है। उसे पता नहीं था कि उसकी पीठ के पीछे ये दोनों इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे। भूमित और भूषण उसे देख ले उससे पहले ही विवेक धनराज वहां से चुपचाप निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो धड़ाम से गटर के गंदे पानी में गिर जाता है। पानी की आवाज सुनकर भूमित रावल और भूषण दोनों ही चौकन्ने होकर एक दूसरे को देखते हैं। भूमित रावल भूषण से कहता है, लगता है कोई है वहां पर। भूषण सिंह आवाज लगाता है, कौन है वहां? भूमित कहता है, चिल्लाओ मत, पकड़ो उसे। हमारी मौसी का लड़का नहीं है जो आशीर्वाद देने के लिए रुकेगा। दोनों ही विवेक धनराज की तरफ दौड़ते हैं। धनराज जल्दी से जैसे तैसे खड़े होता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक भूमित रावल और भूषण वहां पहुंच जाते हैं। भूमित रावल और भूषण दोनों ही विवेक धनराज को घेर लेते हैं और विवेक धनराज गुस्से में उन दोनों से कहता है, हराम खोरो, मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे तुम दोनों। भूषण सिंह हंसते हुए कहता है, अच्छा, इसे षड्यंत्र कहते हैं, और जो तुम चंद्रसेन के खजाने पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे हो उसे क्या कहते हैं? विवेक धनराज कहता है, अपनी जबान को लगाम दो भूषण। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं महाराज चंद्रसेन का वित्तीय मंत्री हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो इस राजमहल का चप्पा चप्पा छान मारेंगे यहाँ के सैनिक। और भूलना मत, तुमने जिस तरह भूमित की उंगलियां काटी थी, ऐसा छल तुम मेरे साथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस समय सारे सैनिक महागुरु के अधीन हैं, जो कभी भी मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच ही जाएंगे। धनराज धमकी देकर वहां से जाने लगता है। भूमित उसे रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो? धनराज कहता है, लगता है तुम दोनों की शामत आने वाली है। ये कहकर धनराज वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन भूमित उसे पकड़ लेता है। लेकिन धनराज भूमित को धक्का देकर भागने लगता है तो भूमित भूषण पर चिल्लाता है, तुम क्या देख रहे हो, पकड़ो उसे। भूषण तेजी से धनराज की तरफ लपकता है और दोनों गटर के गंदे पानी में गिरते हैं। भूषण के हाथों में उंगलियां न होने के कारण वो धनराज को काबू नहीं कर पाता, लेकिन इससे पहले कि धनराज खुद को भूषण से छुड़ा पाता, पीछे से भूमित भी आकर धनराज पर कूद पड़ता है और तीनों उस पानी में गुत्थम गुत्था होने लगते हैं। भूमित और भूषण दोनों ही धनराज को जकड़ कर रखने की कोशिश करते हैं और तभी सुरंग के बाहर जंगल की तरफ से प्रज्वल अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और लोहे के जाल के पास आते ही उसे पानी में अजीब तरह की आवाजें आती। उसका आदमी कहता है, अंदर कोई है मालिक? प्रज्वल आवाज लगाता है, भूषण, क्या तुम वहां हो? प्रज्वल की आवाज सुनकर दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, हाँ प्रज्वल, हम यहीं हैं, जल्दी आओ। प्रज्वल दूर से ही पूछता है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? भूषण गुस्से में चिल्लाता है, अरे पहले अंदर आओ, जल्दी मदद करो हमारी। प्रज्वल अपने आदमी से कहता है, जल्दी ये जाली काट। आदमी अपने थैले से आरी निकालकर जल्दी जल्दी जाली काटने लगता है। प्रज्वल अपने 20 हट्टे कट्टे लोगों को साथ लेकर आया है और हर एक के पास बड़े बड़े लकड़ी के बक्से हैं जिसमें वो राजमहल का सारा सोना भर कर ले जाने वाला है। आखिरकार लोहे की जाली कट जाती है और जाल हटाकर प्रज्वल अंदर आता है। उसके पीछे पीछे उसके सारे आदमी अंदर आते हैं। जैसे ही प्रज्वल और उसके आदमी दौड़ते हुए भूमित रावल के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि भूमित रावल, भूषण सिंह और विवेक धनराज गटर के गंदे पानी के अंदर आपस में उलझे हुए। प्रज्वल उन तीनों की हालत देखकर मजाक में कहता है, तुम तीनों का ये प्रेम देखकर मेरी आंखें भर आई हैं। भूषण सिंह गुस्से में चिल्लाता है, बकवास बंद कर और पहले पकड़ इसे। प्रज्वल की चुटकी बजाते ही उसके 4 आदमी विवेक धनराज को पकड़कर सामने खड़ा कर देते हैं।
भूमित और भूषण सिंह हाँफते हुए खड़े होते हैं और प्रज्वल विवेक धनराज को देखकर कहता है, इसको तो मैं जानता हूं, ये तो राज्य का वित्तीय मंत्री विवेक धनराज है ना। धनराज गुस्से में प्रज्वल से कहता है, लुटेरे कहीं के, खबरदार जो तूने शाही खजाने को हाथ भी लगाया। प्रज्वल अपने आदमियों की तरफ देखता है और सब एक दूसरे को देखते हैं और अचानक सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। प्रज्वल भी अपनी हंसी काबू में करते हुए धनराज से कहता है, आज का दिन सच में लाजवाब है। हमें लगता था हम बड़े बड़े व्यापारियों को लूटते हैं, लेकिन देखो आज किसे लूटने वाले हैं, सारे व्यापारियों के महासरदार वित्तीय मंत्री श्रीमान विवेक धनराज को। धनराज धमकी देते हुए प्रज्वल से कहता है, ऐसा करने की सोचना भी मत। प्रज्वल कहता है, मैं तो सोच कर आया हूं भाई, अब तो करना बाकी है। और अपने आदमियों से कहता है, पहले इसके हाथ पैर बांधो। प्रज्वल के आदमी धनराज के हाथ पैर बांधने लगते हैं और प्रज्वल धनराज से कहता है, जानते हो मैंने जिंदगी भर डाके डाले हैं और तरह तरह के हथकंडे अपनाए हैं, लेकिन आज अलग ही मजा आ रहा है। मेरे सामने मगध राज्य का वित्त मंत्री खड़ा है और उसकी नजरों के सामने मैं राजमहल के अंदर से शाही खजाना खाली करवाने जा रहा हूं और मेरी मदद करने वाला भी खुद एक रक्षा मंत्री है। विवेक धनराज कहता है, भूषण सिंह रक्षा मंत्री नहीं रहा, वो केवल एक सिपाही है। भूमित रावल हंसकर कहता है, एक ऐसा सिपाही जिसे मगध राज्य के खजाने का खुफिया रास्ता मालूम है। विवेक धनराज भूषण सिंह को देखकर कहता है, भूषण ऐसा कभी मत करना, तुम इतने बुरे आदमी नहीं हो कि आम प्रजा के खून पसीने की कमाई इस लुटेरे के हवाले कर दो। प्रज्वल जोर से चिल्लाकर कहता है, तुम इसे भड़काने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो यहीं पर काम तमाम कर दूंगा तुम्हारा। भूषण सिंह कहता है, नहीं नहीं बोलने दो इसे। तुम बोलो धनराज, क्या कह रहे थे तुम, मुझे समझाओ, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं, बताओ जरा मुझे, ये क्यों नहीं करना चाहिए। विवेक धनराज कहता है, क्योंकि ये गलत है भूषण। भूषण कहता है, नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, तुम कुछ ऐसा बोलो जो राजनीतिक तौर पर मुझे उत्तेजित कर दे, सोचने पर मजबूर कर दे, कुछ ऐसा जिससे मैं इन दोनों से दुश्मनी कर लूं और तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारी तरफ हो जाऊं, है ना। विवेक धनराज कुछ नहीं कहता, चुप खड़ा रहता है। भूषण सिंह कहता है, क्या हुआ, ऐसा कुछ सूझ नहीं रहा ना, चलो कोई बात नहीं, मैं इन लोगों को खजाने तक लेकर जाता हूं और खजाना लेकर वापस आता हूं, तब तक कुछ मजेदार सी बात सोच लेना जिससे मैं भड़क जाऊं और इन लोगों से बगावत करके तुम्हारे साथ आ जाऊं। ये कहकर भूषण सिंह प्रज्वल के आदमियों को लेकर चला जाता है और गटर के रास्ते ही दाएं बाएं मुड़ता हुआ खजाने की तरफ बढ़ने लगता है। सभी लोगों के हाथों में बड़े बड़े बक्से हैं और आंखों में अपार खजाने को पाने की चमक। यहां भूमित रावल और प्रज्वल बैठकर भूषण का इंतजार करते हैं। उनकी थोड़ी ही दूरी पर उन्होंने विवेक धनराज को भी बांध कर रखा हुआ है। काफी देर बीत जाने के बाद विवेक धनराज भूमित रावल से कहता है, तुम्हें पता है ना, थोड़ी देर में महागुरु यहां पर मुझे ढूंढने के लिए सैनिकों को भेजने वाले हैं। भूमित रावल पूछता है, क्यों, इस वक्त वो तुम्हें क्यों ढूंढेंगे। विवेक धनराज बताता है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें और मुझे बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा करता हुआ यहां तक आ गया। अब तक तो वो सैनिकों को मुझे ढूंढने का आदेश भी दे चुके होंगे। प्रज्वल कहता है, इसकी बात पर भरोसा मत करो, कमीना खेल खेल रहा है हमारे साथ। भूमित रावल प्रज्वल के कान में धीरे से कहता है, हो सकता है ये खेल खेल रहा हो, लेकिन है तो ये वित्तीय मंत्री, अगर जरा सी भी ऊंच नीच हुई तो महागुरु बिल्कुल जोखिम नहीं उठाएंगे, सारे सैनिकों को इसे ढूंढने के लिए भेज देंगे, क्योंकि ऊपर का भी माहौल काफी तनावपूर्ण चल रहा है। प्रज्वल कहता है, तो फिर सोचना क्या है, मारकर इसी पानी में बहा देते हैं इसे। जंगल की तरफ की जाल तो हमने काट ही दिया, लाश बहकर सीधे समंदर में चली जाएगी। भूमित रावल कहता है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, बस मेरे सामने मत करो। प्रज्वल कहता है, ठीक है, फिर तुम थोड़ा किनारे की तरफ चले जाओ। भूमित रावल वहां से हटता है और प्रज्वल अपना खंजर लेकर खड़ा होता है और धनराज की तरफ बढ़ने लगता है। धनराज प्रज्वल के हाथ में खंजर देखकर पूछता है, ये क्या कर रहे हो, बताओ मुझे। प्रज्वल धनराज के पास आकर बैठता है, उसके कंधे पर हाथ रखकर सहानुभूति के साथ कहता है, देखो दोस्त, अब तक तो इरादा नहीं था, लेकिन जैसा कि तुमने सुझाव दिया कि तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ सैनिक आ सकते हैं और अगर आ गए तो उन्हें तुम मिल जाओगे और हम सब फंस जाएंगे, इसलिए तुम्हें मारना पड़ेगा और मारकर तुम्हारी लाश को इस नाले में बहाना पड़ेगा। फिर सैनिक आ भी गए तो भूमित कुछ भी बहाना बना देगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्या कहते हो। विवेक धनराज कहता है, देखो तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं, मैं खुद भी एक कुशल राजनीतिज्ञ हूँ, अगर तुम चाहो तो हम लोग समझौता कर सकते हैं, हमें व्यक्तिगत रूप से उलझने की जरूरत नहीं है। तुम तो तस्करी करते हो, तुम्हें खजाना लूटना अच्छा लगता है और मैं भी एक वित्तीय मंत्री हूं और एक वित्तीय मंत्री का एक लुटेरे से दोस्ती हो जाना कोई घाटे का सौदा नहीं है। प्रज्वल अपने दूसरे हाथ से विवेक धनराज का कंधा पकड़ता है और प्यार से समझाते हुए कहता है, एक बात बताऊं दोस्त, ये जो शहद में डूबी मीठी मीठी बातें हैं ना, मुझे पसंद ही नहीं है। जब जान के लाले पड़ते हैं ना तो सब अपने आप को महाज्ञानी समझने लगते हैं।
और तरह तरह के प्रस्ताव भी रखने लगते हैं। यह कहकर प्रज्वल धनराज को मारने के लिए खंजर उठाता है, लेकिन तभी भूषण सिंह दौड़ता हुआ वापस आता है और कहता है, खजाने की जगह बदल दी गई है। यह सुनकर प्रज्वल और भूमित रावल दोनों हैरान हो जाते हैं और विवेक धनराज एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। भूमित रावल विवेक धनराज से पूछता है, यह कैसे हो सकता है? विवेक धनराज भूमित रावल को बताता है, जब भूषण सिंह को रक्षा मंत्री के पद से हटाया गया तब खजाने की गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए महाराज एक दूसरा खुफिया घर बना रहे थे जिसमें खजाना रखवाना था। मैं दूसरे काम में व्यस्त था, लेकिन शायद महागुरु ने खुद ही ये काम करवा दिया। प्रज्वल विवेक धनराज से पूछता है, उस खुफिया घर का रास्ता किस तरफ से है? विवेक धनराज जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अब मुझे तुम लोगों पर हंसी आ रही है। तुम तीनों की तो सारी योजना ही बर्बाद हो गई ना। धनराज का मजाक सुनकर प्रज्वल को गुस्सा आ जाता है और वो धनराज के सर पर जोर से वार करता है और धनराज के माथे से खून बहने लगता है। भूमित रावल प्रज्वल को काबू में रहने को कहता है, तुम क्या कर रहे हो? अब इसे मारकर क्या मिलेगा? प्रज्वल कहता है, इसे हंसता हुआ देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं कितने मुश्किल से 20 लोगों को यहां तक लेकर आया हूं, तुम नहीं जानते। प्रज्वल विवेक धनराज से धमकी भरी आवाज में पूछता है, बताओ कहां है वो खजाना? विवेक धनराज फिर से हंसता हुआ कहता है, अब चाहो तो तुम मुझे मार सकते हो, क्योंकि अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। भूमित रावल कहता है, तो ठीक है मित्र, हमारा सफर यहीं समाप्त होता है। प्रज्वल, तुम इसे मार डालो और लाश नाले में बहा देना। प्रज्वल कहता है, तुम मुझे आदेश मत दो, तुम मेरे मालिक नहीं हो। यहाँ हम तीनों मिलकर काम कर रहे थे और मैं तुम्हारी दुश्मनी का बदला लेने नहीं बल्कि वो खजाना लेने आया था। मुझे किसी भी हाल में वो खजाना चाहिए। भूमित रावल कहता है, तुमने सुना नहीं क्या? वो नहीं बताने वाला। प्रज्वल कहता है, बताएगा तो इसका बाप भी। भूमित रावल कहता है, यहाँ इसे प्रताड़ित मत करना, सैनिक किसी भी समय आ रहे होंगे। प्रज्वल कहता है, यहाँ कौन कर रहा है? और चुटकी बजाकर अपने एक आदमी को इशारा करता है। वो आदमी बक्सा ले आता है जिसमें खजाना लेकर जाने वाले थे। प्रज्वल कहता है, डाल दो इसे बक्से में। भूमित रावल कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम धनराज को इस डिब्बे में डालकर क्या करोगे? प्रज्वल कहता है, आया तो था खजाना लूटने, लेकिन वित्त मंत्री को लेकर जा रहा हूं। 5 दिन बाद इसे वापस लेकर आऊंगा, तब ये खुद मुझे खजाने तक लेकर जाएगा, क्योंकि तब ये वित्त मंत्री नहीं बल्कि मेरा पालतू कुत्ता बनकर आएगा। तुम खुद देख लेना अपनी आंखों से। यह सुनकर धनराज घबरा जाता है। प्रज्वल धनराज के साथ क्या करने वाला था? जब महागुरु और चंद्रसेन को पता चलेगा कि विवेक धनराज गायब है, तब इसका दोष किसके सर पर डाला जाएगा? क्या उनका शक भूमित रावल पर जाएगा, या भूमित रावल इस स्थिति से बचने का कोई रास्ता ढूंढ निकालेगा? जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जैसे ही विवेक धनराज प्रज्वल के मुंह से सुनता है कि जब इसे वापस लेकर आऊंगा तब तक ये एक वित्तीय मंत्री नहीं बल्कि मेरा पालतू कुत्ता होगा, इसे इतनी पीड़ा पहुंचाऊंगा, इतना दर्द दूंगा कि जब इसे कहूंगा उठ तो उठेगा और जब इसे कहूंगा बैठ तो बैठेगा। ये सुनकर विवेक धनराज घबराकर कांपने लगता है और कहता है, देखो तुम लोग ये सही नहीं कर रहे हो। प्रज्वल धनराज से कहता है, अभी कुछ करना शुरू ही कहाँ किया है भाई? और फिर अपने आदमी से कहता है, देख क्या रहे हो, डाल दो इसे बक्से के अंदर। प्रज्वल के आदमी धनराज का मुंह जबरदस्ती बांधते हैं और जैसे तैसे धनराज को उस छोटे से बक्से में धकेलते हुए अंदर डाल देते हैं और उसका ढक्कन बंद कर देते हैं। 2 आदमी उस बक्से को उठाकर गटर के बाहर ले जाने लगते हैं और प्रज्वल भी उनके साथ साथ बाहर आ जाता है। भूमित भूषण से कहता है, हमें भी ऊपर चलना चाहिए, काफी देर हो गई है, महागुरु को कहीं संदेह ना हो जाए। यहाँ महागुरु काफी जल्दबाजी में हैं और अपने कक्ष से बाहर निकलकर खुद ही ये देखने जा रहे हैं कि धनराज अब तक भूमित रावल को लेकर वापस क्यों नहीं लौटा। लेकिन उसी दौरान राजमहल का घंटा जोर जोर से बजने लगता है और राजमहल का मुख्य द्वार सैनिक खोल देते हैं। महागुरु वहीं रुककर देखने लगते हैं कि दोपहर के समय जो सैनिक चंद्रसेन के साथ गए थे वो सारे सैनिकों के घोड़े राजमहल के अंदर आने लगते हैं और उनके पीछे चंद्रसेन भी अंदर आता है। चंद्रसेन के साथ राजकुमार शरण अपने घोड़े पर है, जिसे महागुरु पहचान नहीं पाते और मन ही मन सोचते हैं, ये चंद्रा इस आदमी को लेने के लिए पूरी फौज लेकर गया था। दूसरी तरफ शिबू अपने कक्ष में ओशी के साथ चौसर खेल रहा होता है और शिबू को भी राजमहल के अंदर बज रही घंटे की आवाज सुनाई देती है। ओशी शिबू से कहती है, लगता है महाराज वापस आ चुके हैं। ओशी और शिबू दोनों कक्ष से बाहर आते हैं और झरोके से झांक कर देखते हैं। देखते ही शिबू चौंक जाता है और उसके मुंह से निकलता है, अरे ये शरण यहां कैसे आ गया, वो भी चंद्रसेन के साथ? ओशी शिबू के मुंह पे ये बात सुनकर पूछती है, क्या
ये तुम्हारे राजकुमार शरण है? शिबू ओशी को बताता है, हाँ, लेकिन ये चंद्रसेन के साथ यहाँ कैसे आ गया? और फिर एकदम से शिबू को सोचकर घबरा जाता है और कहता है, अब तो मैं गया काम से। लगता है चंद्रसेन को पता चल गया होगा कि शरण मैं नहीं हूँ। स्वामी की तो जबान कटी थी, अब मेरा न जाने क्या क्या कटने वाला है। ओशी कहती है, घबराओ मत, चंद्रसेन तुम्हारे मित्र के सामने तुम्हें कुछ नहीं करेगा। तुम एक राजकुमार के मित्र हो। शिबू कहता है, मैं चंद्रसेन से नहीं, शरण से डर रहा हूँ। उसने मुझे समझाया था कि बिना किसी से डरे उसी की तरह चंद्रसेन से डटकर सामना करते रहना है, लेकिन चंद्रसेन ने तो मेरी आंखों के सामने स्वामी जी की जबान कटवा दी थी। अब उसे सब पता चलने वाला है। न जाने ये जानकर उसे कैसा लगेगा और वो मेरे ऊपर कितना गुस्सा करेगा। ओशी कहती है, मुझे अब चले जाना चाहिए, जाओ तुम भी अपने दोस्त से मिल लो। ओशी जाने लगती है और शिबू कहता है, सुनो ओशी। ओशी पलटती है और पूछती है, क्या हुआ? शिबू थोड़ा सोचकर फिर कहता है, नहीं कुछ नहीं, मैं बस ये कहना चाहता था कि। शिबू को मानो शब्द ही नहीं मिल पाते, फिर भी वो बोलने की कोशिश करते हुए कहता है, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। ओशी मुस्कुराती है और कहती है, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओशी फिर से जाने लगती है। शिबू दोबारा ओशी से कहता है, सुनो। ओशी रुककर फिर पलटती है और कहती है, हाँ कहो। शिबू कहता है, मैं सोच रहा था कि क्या हम फिर से चौसर खेल सकते हैं? ओशी हंसती है और कहती है, तुम्हें सच में चौसर इतना अच्छा लगता है? शिबू कहता है, हाँ, नहीं, मेरा मतलब। ओशी मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है, मैं समझ गई, मैं फिर से आऊंगी। सच कहूं तो मेरी भी रुचि अब चौसर में बढ़ने लगी है। और ये कहकर वो चली जाती है। नीचे वैद्य घर से स्वामी भी बाहर आकर मुख्य द्वार की तरफ देखते हैं कि शरण चंद्रसेन के साथ आया है, और ये देखकर स्वामी भी जल्दबाजी में दौड़कर मुख्य द्वार की तरफ जाते हैं, जहां पर महागुरु पहले से ही पहुंच चुके हैं। चंद्रसेन अपने घोड़े से उतरता है और महागुरु शरण को देखकर चंद्रसेन से पूछते हैं, ये कौन है महाराज? क्या आप इन्हें लाने गए थे? चंद्रसेन कहता है, नहीं, ये राजकुमार शरण का मित्र है। सभी लोगों को बैठक घर में बुलाइए और राजकुमार शरण को भी बताओ कि उनसे मिलने उनका मित्र आया है। हम भी तो देखें कि क्या ये सच में राजकुमार शरण का मित्र है। तभी शरण अपने घोड़े से उतरता है, तब तक स्वामी भी वहां पहुंच जाते हैं। शरण स्वामी को देखकर बहुत खुश होते हैं और अपने दोनों हाथों को फैलाकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं और स्वामी को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, स्वामी कैसे हो, सब कुशल मंगल? लेकिन स्वामी को जवाब नहीं देते। चंद्रसेन और महागुरु भी खड़े देख रहे होते हैं। गले मिलने के बाद शरण स्वामी से दोबारा पूछता है, क्या हुआ स्वामी, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? स्वामी चुप खड़े रहते हैं और शरण को कुछ समझ में नहीं आता। वो दोबारा पूछता है, क्या बात है, सब ठीक तो है? स्वामी चेहरे पर दुख की भावना लिए अपना मुंह खोलते हैं और अपनी कटी हुई जबान शरण को दिखाते हैं। स्वामी की कटी हुई जबान देखकर शरण का दिमाग एकदम से मानो घूम जाता है। उसके चेहरे की खुशी पल भर में गायब हो जाती है और राजकुमार शरण का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है। शरण गंभीर और गुस्से से भरी आवाज में स्वामी से पूछता है, किसने किया ये दुस्साहस? चंद्रसेन शरण को बताता है, मैंने करवाया है। मेरे आदेश में बाधा डालने की कीमत चुकाई है स्वामी जी ने। और चंद्रसेन 2 कदम आगे आकर कहता है, और जब मैंने आदेश दिया तब आपके मित्र राजकुमार शरण भी वहां मौजूद थे, वो भी कुछ कर नहीं पाए, समझे? दूसरी तरफ एक सिपाही शिबू के कक्ष के द्वार तक आता है और उसे बताता है, राजकुमार आपसे मिलने आपके मित्र आए हैं। सभाघर में महाराज के साथ बाकी के सारे लोग भी उपस्थित हैं और आपसे आने का आग्रह किया है। शिबू उस सैनिक के साथ उसके पीछे पीछे चल देता है। यहाँ सभाघर में चंद्रसेन, महागुरु और शरण बैठकर शिबू के आने का इंतजार कर रहे हैं। शरण की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा है। स्वामी की कटी हुई जीभ देखने के बाद उसने एक शब्द भी नहीं बोला है। उसके मन में क्या चल रहा है ये महागुरु भी समझ नहीं पाते। चंद्रसेन महागुरु के कान में धीरे से पूछता है, यहाँ पर भूमित और धनराज को भी होना चाहिए था, कहाँ हैं वो दोनों? महागुरु धीरे से चंद्रसेन को कान में बताते हैं, मैंने धनराज को काफी देर पहले भूमित को बुलाने भेजा था, लेकिन अभी तक नहीं लौटे हैं दोनों। मैं खुद पता करने के लिए जा रहा था, लेकिन उसी समय तुम आ गए। चंद्रसेन बिना कुछ कहे कहकर अपनी कुर्सी पर दोबारा टेक लगाकर पीछे हो जाता है। आखिरकार शिबू सैनिकों के साथ सभाघर में दाखिल होता है और देखता है कि सामने वाली कुर्सी पर चंद्रसेन बैठा है, उसके दाईं तरफ महागुरु और बाईं तरफ राजकुमार शरण बैठा है, जिसके चेहरे से क्रोध की मानो ज्वालाएं उठ रही हैं और टकटकी बांधकर वो बस शिबू को देखे जा रहा है। शिबू समझ जाता है कि शरण गुस्से का एक ज्वालामुखी अपने मन में दबाए बैठा है। शरण के पीछे गांधार राज्य की सेना का सेनापति भी हाथ बांधे खड़ा है और ये बात चंद्रसेन और महागुरु भी बहुत देर से समझ नहीं पा रहे थे कि जब से शरण राजमहल में आया है ये सेनापति उसके इर्द गिर्द क्यों घूम रहा है। शिबू शरण को देखकर हकलाते हुए कहता है, कैसे हो मित्र? तुम यहाँ कैसे? ये कहते हुए जैसे ही शिबू शरण के करीब आता है,
शरण खड़ा होकर शिबू को उल्टे हाथ से एक जोर का थप्पड़ मारता है। ये देखते ही चंद्रसेन और महागुरु अपनी अपनी कुर्सियों पर खड़े हो जाते हैं और दोनों को मानो जोर का झटका लगता है और सोचने लगते हैं कि आखिर ये कौन आदमी है जिसने सीधे राजकुमार पर हाथ उठा दिया। और चंद्रसेन शरण के पीछे खड़े सेनापति को देखता है कि वो चुपचाप हाथ बांधे खड़ा है और उसके चेहरे पर जरा सा भी आश्चर्य नहीं है। चंद्रसेन सेनापति से कहता है, तुम्हारी आंखों के सामने इस आदमी ने तुम्हारे राजकुमार पर हाथ उठाने का दुस्साहस किया है और तुम हो कि चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे हो। शरण चंद्रसेन को समझाने के लिए शिबू से भारी आवाज में कहता है, इनको बताओ कि यह सेनापति हमें क्यों कुछ नहीं बोल रहा। शिबू अपने गाल पर हाथ रखे हुए सर झुकाकर कहता है, क्योंकि गांधार राज्य के असली राजकुमार आप हैं, राजकुमार शरण। ये सुनते ही चंद्रसेन और महागुरु के होश उड़ जाते हैं। शरण दोबारा शिबू से कहता है, और इनको यह भी बताओ कि मैंने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा। शिबू जवाब देता है, क्योंकि यहां पर स्वामी की जीभ मेरे सामने काट दी गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। शरण शिबू से दोबारा कहता है, अब महाराज को यह भी बताओ कि अगर उस वक्त तुम्हारी जगह हम होते तो यहां पर क्या होता। शिबू इस बात का जवाब देने से पहले खौफ से चंद्रसेन की तरफ देखता है। शरण अपनी ऊंची आवाज करते हुए शिबू से कहता है, तुमसे कुछ पूछ रहे हैं हम। महाराज को बताओ कि अगर उस वक्त तुम्हारी जगह हम यहां पर होते तो क्या होता। शिबू अपनी हिम्मत जुटाते हुए धीमी आवाज में सर झुकाए कहता है, अगर आप मौजूद होते तो उस आदेश देने वाले की जबान खींच लेते। ये सुनते ही सभागार में खड़े चंद्रसेन के सारे सैनिक अपनी तलवार निकाल लेते हैं और उनका सरदार कहता है, आज्ञा दे महाराज। और दूसरी तरफ शरण के पीछे खड़े सेनापति और उनके सारे सिपाही भी अपनी अपनी तलवारें खींचकर तैयार हो जाते हैं। सभागार का माहौल एक ही पल में तनाव से भर जाता है। महागुरु हाथ उठाकर सिपाहियों को रोकने का इशारा करते हैं। चंद्रसेन के सिपाही अपनी अपनी तलवारें नीचे कर लेते हैं और महागुरु सहजता के साथ शरण से कहते हैं, राजकुमार शरण, अपने सिपाहियों से कहिए शांत हो जाएं। शरण अपने सेनापति की तरफ देखकर हल्का सा सर हिलाता है और सारे सिपाही अपनी अपनी तलवारें नीचे कर लेते हैं। महागुरु शरण से कहते हैं, राजकुमार शरण, अगर आप भूल रहे हैं तो मैं दोबारा याद दिला दूं कि स्वामी की जीभ काटने का आदेश महाराज ने ही दिया था। शरण महागुरु से कहता है, तब तो यह सच में बहुत अच्छा हुआ कि हम उस समय यहां नहीं थे। और यह कहकर शरण अपने सेनापति से कहता है, राजमहल के बाहर खेमा लगवाओ, सारे सिपाहियों को एकत्रित करो, सुरक्षा के लिए स्वामी और मेरे इस लाडले और बेवकूफ दोस्त को भी अपने साथ रखो। हम सुबह होते ही गंधार के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके बाद शरण पलटकर चंद्रसेन से कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, दोबारा जल्द मुलाकात होगी। और शरण वहां से चला जाता है। उसके पीछे शिबू और सेनापति भी चला जाता है। शरण के जाने के बाद चंद्रसेन महागुरु से कहता है, मुझे ठीक से सोचकर बताओ महागुरु, कल सुबह होने पर इसको यहां से जाने दूं या फिर इसकी सुबह होनी ही नहीं चाहिए। महागुरु कहते हैं, इसको मारने के पक्ष में तो मैं भी हूं, लेकिन अपनी सेना साथ लाया है। बिना युद्ध किए इसे मारना मुमकिन नहीं होगा और इतनी जल्दी रातों रात पूरे युद्ध की तैयारी करना भी लगभग नामुमकिन है। हमारे पास सेना का नेतृत्व करने के लिए इस समय कोई रक्षा मंत्री भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे भूमित और धनराज से बात करने दो। शायद उनके पास कोई तरकीब हो, क्योंकि अगर सच में ये राजकुमार यहां से लौट गया तो गांधार से पूरी सेना लेकर आएगा। इसका माथा पूरी तरह से खराब हो चुका है। इसकी मूर्खता के कारण भले ही वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन इससे हमारा भी काफी नुकसान हो सकता है। चंद्रसेन कहता है, अब समय नहीं बचा है, भूमित और धनराज को बुलाने के लिए लोगों को भेजो, हम यहीं बैठकर इंतजार करते हैं। यह निर्णय अभी करना होगा। महागुरु एक सेवक को इशारा करते हैं और वो सेवक दौड़ता हुआ भूमित को बुलाने के लिए भागता है। यहाँ शनाया जैसे तैसे पहाड़ी से उतर चुकी है और दौड़ते हुए राजमहल की तरफ जा रही है, लेकिन बहुत ज्यादा चलने की वजह से अब उसका शरीर जवाब देने लगा है। वो बुरी तरह से हाँफ रही है। रास्ते में बेतहाशा भागते हुए उसका सामना कई कांटेदार झाड़ियों से हुआ, जिसकी वजह से उसके शरीर पर छिल जाने के निशान पड़ गए। शनाया एक पत्थर का सहारा लेकर कच्ची सड़क के किनारे बैठ जाती है, लेकिन बैठते ही उसे बिक्कू की वो तस्वीर याद आती है जिसमें गांव वाले लोग उसे गधे पर बिठाकर जबरदस्ती चंद्रसेन के हवाले करने जा रहे थे। और याद आते ही शनाया झट से खड़ी होती है और दोबारा महल की तरफ भागने लगती है। शनाया कुछ दूर जाती है कि उसे दूर एक बैलगाड़ी नजर आती है। बैलगाड़ी मगध की दिशा में जा रही है, जिस पर एक बूढ़ा आदमी सवार है। शनाया उस बूढ़े आदमी से बैलगाड़ी रुकवा कर कहती है, चचा मेरी मदद कर दो, मुझे राजमहल तक ले चलो। बूढ़ा आदमी अपने कान पर हाथ रखकर तेज आवाज में पूछता है, क्या कहा? राजमहल?
शनाया को समझ आता है कि यह आदमी ऊंचा सुनता है। शनाया जोर से कहती है, हाँ हाँ राजमहल। वो बूढ़ा आदमी दोबारा ऊंची आवाज में कहता है, राजमहल ही जाना है ना? शनाया चिल्ला कर कहती है, अरे हाँ ना, बताया तो राजमहल ही जाना है और मुझे ठीक से सुनाई आता है, आप उल्टा मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? वो बूढ़ा आदमी दोबारा जोर से चिल्ला कर पूछता है, क्या कह रही हो बेटी? कौन चिल्ला रहा है तुम्हारे ऊपर? तुम्हें राजमहल जाना है ना, तो इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है? शनाया जोर से कहती है, गलती हो गई, माफ कर देना चाचा। और ये कहकर शनाया बैलगाड़ी पर सवार हो जाती है और बूढ़े आदमी से कहती है, अब जल्दी चलो, भगाओ अपने बैलों को। वो बूढ़ा आदमी शनाया से पूछता है, लेकिन राजमहल में किससे मिलने जाना है? शनाया का समय बर्बाद हो रहा होता है। वो झुंझला कर कहती है, अरे मेरे फूफा का लड़का रहता है वहां, उसकी शादी में जा रही हूं, तुम चलो ना यार, मेरे पास बहुत सारी सोने की मोहरें हैं, ले लेना। वो बूढ़ा आदमी दोबारा तेज आवाज में शनाया से कहता है, बेटी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये बता दो कि राजमहल किस लिए जाना है। मुझे सुनाई नहीं दिया अभी जो तुमने कहा। शनाया कहती है, चचा बात को समझो, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। शनाया दोबारा तेज आवाज में एक एक शब्द को अलग अलग समझाते हुए कहती है, जिंदगी और मौत का सवाल है। बूढ़ा आदमी पूछता है, किसका? क्या कमाल है? शनाया अब पूरी तरह से इरिटेट हो जाती है और गाड़ी से उतर जाती है। बूढ़ा आदमी कहता है, अजीब लड़की हो, पहले गाड़ी रुकवाई, मेरा समय बर्बाद किया, फिर खुद ही उतर गई। शनाया गुस्से में पूछती है, बुढ़ाऊ मैंने बर्बाद किया? एक तो यहाँ तेरे कानपुर में कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां मेरा भाई मर जाएगा तेरे सवाल का जवाब देती रही तो। वो बूढ़ा आदमी कहता है, कबाब? अब तुझे कबाब खाने हैं? शनाया फेडअप होकर कहती है, हाँ कबाब खाने हैं, खिलाओगे? साथ में बटर नान भी चाहिए, मिलेगा? बूढ़ा आदमी कहता है, तो चल फिर खिलाता हूँ। आगे चंद्रसेन का जो राजमहल है ना, उसके पास ही एक मांसाहारी भोजनालय है, वहां अच्छे कबाब मिलते हैं। शनाया ये सुनते ही जल्दी से गाड़ी पर चढ़ जाती है और कहती है, हाँ चलो चलो जल्दी चलो। बूढ़ा आदमी आश्चर्य से कहता है, कबाब खाने की इतनी जल्दी? मैंने आज तक किसी को नहीं देखी। और बूढ़ा आदमी अपने बैलों पर चाबुक चलाते हुए गाड़ी लेकर आगे बढ़ता है। क्या शनाया समय पर बिक्कू तक पहुंच पाएगी? क्या राजकुमार शरण गंधार लौट जाएगा, या चंद्रसेन राजकुमार शरण पर सुबह होने से पहले ही हमला कर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए एक अनोखी कहानी, एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।